आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं कि आपने एसआईपी की भी फिर भी आपके सपने पूरे नहीं हुए। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टेक्समी चैनल। यदि इस वीडियो में कोई नई जानकारी मिले या यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से पता नहीं थी तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहला कारण कि एसआईपी करते हुए भी आपके सपने पूरे नहीं होते हैं वो है स्टॉपिंग एसआईपी इन ए मार्केट क्रैश। जनाब, मैंने पहले बताया था कि एसआईपी करने का पहला कंडीशन है कि इसके लंबे समय तक इसको कंटिन्यू रखें। और चूंकि लंबा समय 10 साल, 15 साल, 12 साल जो भी होते हैं उसमें मार्केट एक साइक्लिक होता है, यानी मार्केट अप भी जाता है, डाउन भी जाता है। जब मार्केट अप जाता है तो हमें लगता है काफ़ी अच्छा पैसा मेरा बन रहा है तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। और जैसे ही मार्केट क्रैश होता है हमारे मन में दुविधा शुरू हो जाती है। पहली दुविधा कि क्या एसआईपी बंद कर दूं, और दूसरी दुविधा कि एसआईपी बंद करके उससे मैं निकल आऊँ, यानी एसआईपी को स्टॉप कर दूं और एसआईपी से एग्जिट कर दूं। दो दुविधाएं होती हैं। तीसरी दुविधाएं नहीं होती हैं कभी कि हम इसको कंटिन्यू करें कि ना करें। जनाब, यदि आप एसआईपी स्टॉप करते हैं या उससे एग्जिट करते हैं, दोनों ही कंडीशन में एसआईपी का एडवांटेज है कॉस्ट एवरेजिंग, वो नहीं हो सकता है। जबकि एसआईपी में कहा जाता है क्योंकि लंबे समय तक करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। जब मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में होता है तो यूनिट्स महंगी होती हैं, यानी एनएवी अधिक होती हैं, और जब मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में होता है तो यूनिट सस्ती होती हैं। और जनाब, जब मार्केट क्रैश होता है यदि हम निकलने की सोचते हैं तो इसका मतलब जब यूनिट्स मुझे सस्ती मिलनी होती हैं तब मैं निकल जाता हूं, उस टाइम मैं बाय नहीं करता हूं। ये सबसे बड़ी गलती है। तो ध्यान रखें कि मार्केट क्रैश हो या मार्केट अप डाउन मूवमेंट में हो, आप एसआईपी को रिलीजियसली लंबे समय तक कंटिन्यू करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सपने पूरे होंगे, और यदि नहीं तो आपके सपने अधूरे ही रह जाएंगे। दूसरी गलती, फ्रीक्वेंट फंड स्विच। आज के दिन में देखा हमने कि ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमने ए फंड में एसआईपी शुरू कर दी। साल भर के बाद देखते हैं कि बी फंड अच्छा कर रहा है तो हम ए से हम स्विच कर जाते हैं बी में, फिर उसके बाद सी में, डी में, इस हिसाब से स्विच करते रहते हैं। इससे सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि जो कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो कि एसआईपी का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो ध्यान रखें, फ्रिक्वेंटली आप स्विच न करें। तीसरा कारण है कि नॉट इंक्रीजिंग एसआईपी इंस्टॉलमेंट अमाउंट, यानी जैसे आप जानते हैं कि भाई आप या तो सैलरी अर्नर होंगे या बिजनेसमैन होंगे या फ्रीलांसर होंगे, कहीं ना कहीं से आपकी इनकम है तभी आप एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हर वर्ष आप नौकरी में भी है तो कुछ ना कुछ तनख्वाह बढ़ती है, बिजनेस में भी तो प्रॉफिट बढ़ता है, या फ्रीलांसर में तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम बढ़ती है। लेकिन फ्रेंड्स, इनकम बढ़ने के साथ साथ एसआईपी का इंस्टॉलमेंट नहीं बढ़ाते। इनफैक्ट क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि 10,000 की एसआईपी आप करते हैं 10 वर्षों के लिए और मान के चलेंगे 10% का XIRR मिलता है, वो अमाउंट बन जाएगी 20 लाख। हमें लगता है कि 20 लाख रुपए कितने बड़े अमाउंट हैं। निश्चित रूप से आज के दिन में 20 लाख रुपए अधिक हैं, लेकिन 10 वर्षों के बाद उस 20 लाख जो मिलेंगे हमें, उसकी परचेजिंग वैल्यू हो सकता है कि आज के हिसाब 5 लाख वैल्यू के परचेजिंग कैपेसिटी के बराबर हो। इट इज़ ओनली बिकॉज कि इन 10 वर्षों में इन्फ्लेशन इंक्रीज किया, और इन्फ्लेशन इंक्रीज करने के कारण जो रुपये की परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। इसका मतलब यदि यूं कहें कि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट को नलीफाई करना चाहते हैं तो हर वर्ष आपको कम से कम एसआईपी इंस्टॉलमेंट में स्टेप अप इतना अमाउंट करना पड़ेगा कि वो आपके इन्फ्लेशन को नलीफाई कर दे। यानी यदि आपको लगता है कि रिटेल इन्फ्लेशन 5% के आसपास है तो कम से कम हर वर्ष स्टेप अप 5% एसआईपी इंस्टॉलमेंट में करें, तभी आपके सपने पूरे हो सकते हैं। अदरवाइज यदि आपने सेटअप नहीं किया और अभी जो 10,000 की एसआईपी है वो 10 वर्षों के बाद 20 लाख हो जाएगी, हो सकता है कि 10 वर्षों के बाद 20 लाख की परचेसिंग पावर वो आज के 5 लाख के बराबर हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखें कि स्टेप अप कम से कम इतना करें, इतना परसेंटेज वाइज करें जितना कि आपका रिटर्न इन्फ्लेशन है। तीसरा कारण है चूजिंग फंड ऑन द बेस्ड ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। हम क्या करते हैं, जब फंड को सिलेक्ट करते हैं तो 1 से 3 साल के, 1 साल, 2 साल, 3 साल के पास परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसके हिसाब से हम फंड सेलेक्ट करते हैं कि ये फंड अच्छा है बिकॉज पिछले 3 वर्षों में या 2 वर्षों में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। क्योंकि 1 से 3 साल का जो परफॉर्मेंस है वो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस है, और शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो आज विनर है
हो सकता है अगले 2 साल में वो लूजर हो जाए। तो ध्यान रखें कि आप शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को देख के फंड को चूज ना करें। यदि आप पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस चूज भी करना है तो 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें और उसके हिसाब से डिसाइड करें या चूज करें कि इस फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। पांचवा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो आम इन्वेस्टर इसको इग्नोर करता है, वो करता है कि जिस पर्टिकुलर फंड में आप इन्वेस्ट एसआईपी कर रहे हैं उसका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो को आप इग्नोर कर देते हैं। आप उसको ध्यान नहीं देते हैं कि इसमें टोटल एक्सपेंसेस रेशियो कितना है। एक्सपेंसेस रेशियो का सिंपल मतलब कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी में से एनएवी का उतना परसेंट पैसे उससे निकलते हैं आपके। फ्रेंड्स, निश्चित रूप से जो आपको फंड का सर्विसेज दे रहा है उस खर्चे तो होंगे ही होंगे, लेकिन देखना ये होगा कि वही सर्विसेज ये दूसरा फंड में कम खर्चे पर हो रहा है तो निश्चित रूप से जिसके खर्चे कम होंगे उसके रिटर्न बेहतर होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि कोई पर्टिकुलर फंड आपने टोटल एक्सपेंसेस रेशियो के बेसिस पर सिलेक्ट कर ही लिया तो उसमें भी एक और आपको बिटवीन द लाइंस फैक्ट्स हैं कि आप उसमें से और खर्चे कैसे कम कर सकते हैं। जब आप फंड को सिलेक्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो ऑप्शंस आएगा, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन आप इन्वेस्ट करें, कि प्लान कौन सा है, डायरेक्ट प्लान है या रेगुलर प्लान है। और दोनों प्लान का यदि एक्सपेंसेस रेशियो देखेंगे तो हो सकता है कि ये डिफरेंस काफ़ी अधिक हो और ये डिफरेंस कभी कभी 2% के आसपास तक हो जाता है। डायरेक्ट प्लान का मतलब कि आपने किसी थर्ड पार्टी का, किसी एडवाइजर का असिस्टेंस नहीं लिया है, और रेगुलर प्लान का मतलब कि आपने थर्ड पार्टी का असिस्टेंस लिया है। यदि जनाब आप अपने से फंड सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो रेगुलर प्लान को क्यों लेना। आप डायरेक्ट प्लान लें जहाँ की आपको हो सकता है कि 0.5% से लेकर 2% तक का टोटल एक्सपेंसेस रेशियो कम होगा, और टोटल एक्सपेंसेस रेशियो कम होगा तो निश्चित रूप से आपके उस फंड का परफॉर्मेंस बेहतर होगा। छठी गलती जो हम आमतौर पर करते हैं कि फंड को जब सेलेक्ट करते हैं, यानी सेगमेंट को जब सेलेक्ट करते हैं तो हम केवल परफॉर्मेंस देखते हैं। खासकर मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर बना जाता है, लेकिन हम उसके अंदर जो एसोसिएटेड रिस्क है, जो वोलेटिलिटी रिस्क है, उसको हम अवॉइड करते हैं, या तो इग्नोरेंस में या इसको अवॉइड करते हैं, कुछ भी हो सकता है। इस कारण से भी यदि आप गलत सेगमेंट चूज कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको एसआईपी को कंटिन्यू करने के बावजूद आपके सपने पूरे ना हो सके। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने बताया कि स्मॉल कैप, मिड कैप का रिटर्न XIRR देखेंगे तो काफ़ी बेहतर होता है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप। हर इन्वेस्टर चाहता है उसके रिटर्न अच्छे हों, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, लेकिन रिटर्न जहां भी अधिक होगा निश्चित रूप से रिस्क एसोसिएटेड उसमें काफ़ी अधिक होगा। तो यदि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी उम्र 70 साल है और 4 वर्षों के बाद मार्केट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया, तो हो सकता है कि जितने पैसे आपने लगाए थे वो आपके रेट में बैलेंस आ जाए, यानी जितने पैसे लगाए थे उससे कम आपके पोर्टफोलियो हो जाए। तो आनंद फानन में आप पैनिक एग्जिट करते हैं। तो जनाब आपने 4 साल से पैसे लगाए और 4 साल के बाद या 3 साल के बाद पैसे जितने लगाए थे वो भी आपको वापस नहीं आए, तो आपको लगता है ये क्या इन्वेस्टमेंट है भाई। तो जिस भी सेगमेंट में आप इन्वेस्ट करें अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करें और उसमें जो एसोसिएटेड रिस्क है उसको जरूर जानें। अदरवाइज 24 गए 26 बने और डूबे बन के आए, ऐसा आपके साथ ना होना चाहिए। ध्यान रखें सेगमेंट को प्रॉपरली सिलेक्ट करने अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। 7वां कारण है कि स्टॉपिंग एसआईपी आफ्टर अचीविंग शॉर्ट टर्म गोल। यदि मार्केट का मूड अच्छा है, आप एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं, साल 2 साल 3 साल में आपको लगा अरे कितने पैसे हो गए, आपको लगा कि अरे काफ़ी अधिक पैसे, इससे निकल जाओ। एसआईपी लंबे समय में आपको कंपाउंडिंग का भी इफेक्ट देगा और अच्छा रिटर्न भी देगा। छोटे समय में आपको अच्छा रिटर्न मिला, लेकिन उसका जो फ्रूट है लंबे समय का, वो फ्रूट्स तो आप इग्नोर कर लेते हैं, आप छोड़ देते हैं। उसको ध्यान रखें। तो एसआईपी को शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने के बाद डिसकंटिन्यू ना करें, इसको आप लंबे समय तक कंटिन्यू करेंगे तो काफ़ी बेहतर रिटर्न मिलेंगे और आपके सपने जरूर पूरे होंगे। 8वां कारण है स्कीपिंग एसआईपी इंस्टॉलमेंट। ऑनलाइन यदि एसआईपी करते हैं तो आपके साथ प्रोविजंस है कि आप बीच बीच में एसआईपी को स्किप कर सकते हैं। 2 महीने स्किप कर दिया, फिर 4 महीने दिया, फिर 4 महीने स्किप कर दिया। नॉर्मल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको लगता है कि एसआईपी जो है वो ऑप्शनल एक्सपेंसेस है, यानी सारे खर्चे यदि हो जाएं उसके बाद बचे तो एसआईपी में इन्वेस्ट कर दो, और यदि नहीं बचे तो एसआईपी को स्किप कर लो। तो जनाब एसआईपी को यदि स्किप करेंगे आप तो कंपाउंडिंग का रिदम जो है वो समाप्त हो जाता है, और जो फ्रूट्स वो 10 वर्षों के बाद यानी
10,000 रुपये की SIP 10% के XIR पर 10 वर्षों के लिए किया, तो जो 20 लाख मिलने तो हो सकता है वो 20 लाख नहीं, वो 15 लाख ही मिलें। और जो सपने थे आपको कि 10 साल के बाद 20 लाख मिलेगा, वो सपने आपके पूरे कभी नहीं होंगे। तो ध्यान रखें, SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक अच्छा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हर आदमी कर सकता है, स्मॉल अमाउंट के साथ भी शुरू कर सकता है, और लंबे समय में ये अच्छे वापस बना के देता है लिंक। ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, न ही मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, न ही मैंने इन्वेस्टमेंट पे कोई सेबी के एग्ज़ाम पास किए हुए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं, तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।